डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीजेपी के सरकार को अल्टीमेटम, एफआईआर वापस ना हुई तो फिर शुरू होगा प्रदर्शन। वादे के बावजूद हो रही पुलिस कार्रवाई, कहा सुप्रीम कोर्ट की बात हमें मंजूर नहीं, सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, वकील पुलिस प्रॉपर्टी कब्जा गठजोड़ पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती। 4 वकीलों पर आईबी जांच के दिए आदेश, कोर्ट में एंट्री बैन। अमेरिका सऊदी ने इराक में हवाई हमले किए, ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर निशाना। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ट्रंप नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में 90 मिनट बैठक की, बोले ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर सीजेपी ने सरकार से प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई का लिखित आश्वासन मांगा है। पार्टी का कहना है कि यदि वादे समय पर पूरे नहीं हुए तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई उनकी प्रमुख मांग है और यदि पहले से दर्ज एफआईआर वाले लोगों को रिहा नहीं किया गया तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस निर्देश पर भी असहमति जताई जिसमें पहले से दर्ज मामलों में राहत नहीं देने की बात कही गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने और प्रदर्शन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार जारी रहा तो जल्दी बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के 4 वकीलों के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी से जांच कराने का आदेश देते हुए कथित संपत्ति कब्जाने के मामलों में वकीलों और पुलिस के बीच गठजोड़ पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि अब केवल सख्त टिप्पणियों का समय नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई का वक्त है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक चारों वकीलों के अदालत परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। अदालत की इस टिप्पणी को न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता और कानून के राज को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई में जांच की प्रगति पर भी अदालत की नजर रहेगी। सावन महीने में आयोजित होने वाले प्रमुख कांवड़ मेलों पर संभावित आतंकी खतरे के खुफिया इनपुट के बाद झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाबा वैद्यनाथ धाम, देवघर के राजकीय श्रावणी मेले सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, रेल पुलिस और खुफिया इकाइयों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने, फील्ड इंटेलिजेंस मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने के आदेश जारी किए गए हैं। मंदिर परिसर, मेला क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रवेश मार्ग और श्रद्धालुओं के ठहरने वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी सतर्कता के साथ निगरानी बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को इस वर्ष की बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त अभियान में 1 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ 15 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य मेहनत उर्फ मोचू, माओवादी सदस्य गौरव और 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी कर ये कार्रवाई की। गिरफ्तार मिसिर बेसरा बाकपा माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य और झारखंड, बिहार व ओडिशा का मोस्ट वांटेड कमांडर बताया जाता है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है जबकि उसके पास से हथियार और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डिजिटल युग के
जनरेशन जी यानी कि जेन जी युवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है। सरकार ने सीएम युवा यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और यूथ अड्डा जैसे मंच तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहायता, कौशल विकास, आधुनिक तकनीक, मेंटरशिप और बाजार से जोड़ना है। यूथ अड्डा को पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्र के बजाय एक समग्र उद्यमिता इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका फोकस विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों पर रहेगा ताकि वे पढ़ाई के साथ ही नवाचार आधारित बिजनेस मॉडल तैयार कर सकें। सरकार का मानना है कि ये पहल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को गति देने के साथ युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की नई सोच विकसित करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक पेपर लीक की घटनाएं भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई हैं और ये बात आम जनता भी जानती है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इसी कारण बड़ी संख्या में युवा अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली में एकत्र हुए थे। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ है। ये बयान अखिलेश यादव का राजनीतिक आरोप है, जिस पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना शेष है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए, जिनके बारे में दावा किया गया कि वहां से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों की तैयारी चल रही थी। इसी के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे तक पहुंचाने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। वहीं सऊदी अरब ने अपने पूर्वी प्रांत के तेल ठिकानों की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक सऊदी तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की जिम्मेदारी ली है। इस बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने पर दोनों देशों की सहमति बनी है, जबकि संभावित कूटनीतिक बातचीत की उम्मीदों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन सचिव से प्रदेश भर की स्थिति की जानकारी लेकर सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए और हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर स्थिति की निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही भूस्खलन और बारिश से बंद सड़कों पर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें खोलने के लिए जेसीबी, पोकलेन और डोजर सहित सभी आवश्यक मशीनरी उपलब्ध रखने को कहा गया है। उन्होंने बिजली, पेयजल और संचार सेवाएं बाधित होने की स्थिति में तत्काल बहाली सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे कट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गाजियाबाद निवासी नवीन और हरियाणा निवासी बिट्टू के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी एसबीआई बिनावर शाखा में टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दे गए थे। दोनों बदमाशों पर मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गाजियाबाद और हापुड़ समेत विभिन्न जिलों में करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र स्थित साइन हेल्थ सेंटर में स्टोन का ऑपरेशन कराने पहुंचे 35 वर्षीय सर्वेश मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान या बाद में गलत दवा देने से उनकी मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड के चमोली जिले के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अमृत 2.0 योजना के तहत निर्माणाधीन कर्णप्रयाग पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि 27.39 रुपए करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का करीब 40% कार्य पूरा हो चुका है और इसे फरवरी 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। योजना के तहत पिंडर नदी से लिफ्ट प्रणाली के माध्यम से पानी मुख्य टैंकों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कर्णप्रयाग क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी। परियोजना पूरी होने पर लगभग 3000 पेयजल कनेक्शनों को नियमित और बेहतर जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए व्यक्तिगत पेयजल लाइन बिछाने का कार्य भी जल्द शुरू करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को नियमित निगरानी बनाए रखने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र स्थित गंभीरिया टोला ड्रेन में 20 वर्षीय अजमत अंसारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रामकोला थाना क्षेत्र के भवानी टोला निवासी अजमत अंसारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो 3 दिन पहले अपनी बुआ को छोड़ने गया था, जिसके बाद से वो लापता था। रामकोला पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी शिकायत में लापरवाही न बरती जाए और पात्र लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाए। जनता दर्शन के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी मौके पर ही दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर लखनऊ के खादी भवन सभागार में बुनकरों की बिजली बिल फ्लैट रेट की मांग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रदेश भर से आए बुनकर प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से संवाद किया। प्रतिनिधियों ने बिजली की बढ़ती लागत, उत्पाद पर पड़ रहे प्रभाव और फ्लैट रेट व्यवस्था लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। मंत्रियों ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में बुनकरों की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान पर भी चर्चा हुई। सरकार ने संकेत दिए कि सभी सुझावों पर विचार कर आगे आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे ताकि बुनकरों को राहत मिल सके। उत्तराखंड के मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मसूरी चमासारी मार्ग पर भीषण भूस्खलन का वीडियो सामने आया है, जिसने इलाके में चिंता बढ़ा दी है। ये सड़क गांव को जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग है, जिसके बंद होने से लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मार्ग के कई हिस्सों में मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। वायरल वीडियो में पहाड़ से लगातार मलबा गिरता दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मार्ग बहाल कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है और मार्ग खोलने के प्रयास भी जारी हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हल्दरपुर थाना क्षेत्र स्थित रतनपुरा कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अपने प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे की समझाइश और मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती को सकुशल नीचे उतार लिया। बताया जा रहा है कि युवती का रतनपुरा निवासी युवक से प्रेम प्रसंग था और युवक फिलहाल एक दर्ज मामले में जेल में बंद है। युवती अपने प्रेमी को रिहा कराने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी थी। घटना के बाद पुलिस युवती को थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है तथा उसके परिजनों को भी मामले की सूचना दे दी गई है।
महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 3 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी के बीच जनजीवन प्रभावित होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए नागपुर प्रशासन ने 29 जुलाई को नागपुर शहर, ग्रामीण, हिंगड़ा और कामठी तहसील के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश जारी किया। मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। 29 जुलाई को चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया में रेड अलर्ट, जबकि नागपुर, भंडारा और वर्धा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में भंडारा के साकोली में 139 मिलीमीटर और गोंदिया के सड़क अर्जुनी में 103.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर एर्नाकुलम से पुणे जा रही ट्रेन संख्या 22149 के B1 कोच में तकनीकी खराबी मिलने से रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुबह करीब 6:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जांच के दौरान कोच का कंट्रोल आर्म टूटा हुआ पाया गया, जिसके बाद रेलवे के CNW विभाग ने उसे असुरक्षित घोषित कर दिया। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खराब कोच को ट्रेन से अलग करने की प्रक्रिया शुरू की गई। B1 कोच में सफर कर रहे सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से अन्य डिब्बों में स्थानांतरित किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि यात्रा सुरक्षित बनी रहे। फिलहाल कोच को अलग करने और तैयारियों के पुनर्व्यवस्थापन का कार्य किया जा चुका है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में गैंगरेप मामले में वांछित 3 आरोपियों को पुलिस ने बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान एक आरोपी घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी गैंगरेप प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे थे। वहीं आरोपियों द्वारा पुलिस हिरासत से भागने की कथित कोशिश के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र स्थित मदरगढ़ गांव में बकरी चराने गए 2 मासूम बच्चों की पहाड़ी नाले में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय मुख्तार और 7 वर्षीय शाहरे आलम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नेपाल की पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश के कारण गजरी नाले में अचानक आई बाढ़ दोनों बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव नाले से बाहर निकाले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र स्थित बालेपुरवा गांव में विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड समय पर मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी से हुए नुकसान की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है। पीड़ित परिवारों ने नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा दिए जाने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।